चलो बेटा पढ़ ले क्या थोड़ी देर, पढ़ ले थोड़ी देर। ओके चलो कॉपी निकाल लो अपनी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन में आपका वापस करा दूं ताकि आपको याद रहेगी चीजें। हमने बेटा इंसेक्ट्स की बात करी थी, उनके साइंटिफिक नेम या फिर वैज्ञानिक नाम की बात करी थी। तो आपके जहां पर साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं एक बार वो पेज निकाल लो। सबसे पहले हमने देखा था मक्का के अंदर कौन सा कीट लगेगा बेटा, तना छेदक, क्या नाम है उसका, चिलोपार्टिलस। दूसरा हमने देखा गेहूं के अंदर आर्मी वर्म, क्या नाम है, मिथिमना सेपरेटा। फिर हमने देखा था चावल के अंदर, याद रखना है हमें, एक तो जीबीएच एक पीबीएच, ठीक है, और एक इसके अलावा याद रखने के लिए कहा था कौन सा, टुंगरू वायरस का, वो क्या होता है बेटा, वाहक होता है, ठीक है। फिर हमने दलहनी फसलों की बात करी, दो कीट याद रखने थे, एक तो ओके पोर्ट बोरर जो है उसका नाम क्या होता है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये कौन है बेटा, अमेरिकन बॉलवर्म जो कॉटन के अंदर लगता है ना। दूसरा नाम हमने देखा था कौन सा, सफेद मक्खी, क्या नाम है उसका, बेमेसिया टेबेसाई। तिलहनी फसलों की बात करें तो हमने मूंगफली के अंदर किसकी बात करी, नाम क्या है उसका, होलोट्रिकिया कॉन्सिंग्यूनिया। दूसरी बात करी बेटा सरसों की, कौन सा कीट है, नाम क्या है उसका, लिपेफिस एरिसाइमी। तीसरी बात करी थी सोयाबीन में, एक नाम याद रखना था, गर्डल बीटल, किसका कीट है, सोयाबीन का। फिर बात करी बेटा हमने किसकी, किसकी, गन्ना की, ओके कपास की बात करी बेटा। कपास के अंदर कौन थे, बॉलवर्म थे, कितने प्रकार के, अमेरिकन बॉलवर्म का नाम, ओके। फिर उसके बाद स्पॉटेड बॉलवर्म का नाम, स्पॉट ऑफ टेरालिटूरा। लास्ट पिंक बॉलवर्म का नाम, पैक्टिनोफोरा गोसिपेला। आपको तो सिर्फ पहला ही याद रखना है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, या उसका दूसरा नाम है हेलियोथिस आर्मीजेरा। क्लियर है चीजें। गन्ने के अंदर हमने बात करी थी पायरिला की, जिसको हम पायरिला परपुसिला कहते हैं। आलू के अंदर किसकी बात करी बेटा, पीटीएम पोटैटो ट्यूबर मॉथ। फिर हम चले हमारे कातरा के ऊपर बेटा, तो कातरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, हेमसेक्टा मूरी, ठीक है। इसका गण कौन सा होता है, उत्तरी भारत में कौन सी प्रजाति मिलेगी, और दक्षिणी भारत में हेमसेक्टा एल्बिस्ट्राइगा। फिर बात करें बेटा कातरा के अंदर कायांतरण कैसा था, पूर्ण था। कितनी इसके चरण मिलेंगे, 4 मिलेंगे, अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क। अंडे कहाँ दिए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर, ठीक है। इसके अंडे किसके समान होते हैं, लार्वा जो है वो नुकसानदायक होगा या नहीं होगा, होगा, तो सिर्फ इसका जो लार्वा है वो क्षतिकारक होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इसका जो प्यूपा है वो कहाँ रहता है बेटा, मृदा के अंदर, कितनी गहराई पर रहेगा, 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा प्रबंधन की, तो प्रबंधन में हमने कल क्या पढ़ा था, एक तो पढ़े थे हमने किसके बारे में, पाश के बारे में, ठीक है। एक तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई पड़ी। इसके अंदर याद रखने वाली चीज क्या है बेटा, कि किस समय पर करते हैं, अप्रैल मई और जून के बीच में। और इसके अंदर गहराई कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर। कौन से यंत्र उपयोग किए जाते हैं, एमबी प्लो, डिश प्लो और चिजल प्लो। सर्वाधिक गहराई पर कौन जाएगा, 80 सेंटीमीटर की गहराई तक जाता है चिजल प्लो। फिर हमने बात करी थी इसमें पाश की, कितने प्रकार के पाश थे, कौन कौन से, प्रकाश पाश, फिरोमोन पाश और चिपचिपे पाश। प्रकाश पाश को कितने समय पर यूज करेंगे, फेरोमोन पाश के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, मादा हार्मोन का, और नियंत्रण किसका किया जाएगा, नर वयस्क कीटों का। चिपचिपे पाश है वो 3 कीटों के लिए उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड। ये तीनों कीट जो है वो कौन से गण के हैं,
हेमिप्टेरा के, किसके? हेमिप्टेरा के कीट होते हैं। प्रबंधन कल हमने देख लिया था क्या बेटा? पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने ट्रेंचिंग या फिर खाई खोदने की बात कर ली थी। इसके अंदर नहीं लिखा था, क्या लिखा हमने प्रबंधन में? सिर्फ ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई और चलो एक बार वापस मैं बता देता हूं बेटा, सुन लो इसको। इसके जब हम प्रबंधन की बात करेंगे तो प्रबंधन के अंदर हमें पहला पॉइंट तो ध्यान क्या रखना है बेटा? ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जो है ये हमारा इसके अंदर क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम बात करेंगे बेटा जब इसका नियंत्रण किया जाएगा तो दूसरा हम किसका उपयोग कर सकते हैं? प्रकाश पाश का। किसका? प्रकाश पाश का। तीसरा हम उपयोग कर सकते हैं बेटा किसका? फिरोमोन पाश का। किसका? फिरोमोन पाश का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हम समझ चुके हैं, वापस से लिखने की जरूरत तो नहीं, अब तो नाम काफी है इसका, है ना। चलो फिर इसके बाद फोर्थ इसके अंदर हम याद रखेंगे बेटा रसायन का नाम। तो हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे? कीटनाशी की। तो कीटनाशी जो उपयोग करते हैं वो कौन सा है बेटा? क्यूनालफॉस। कौन सा है? क्यूनालफॉस नाम का जो कीटनाशी है उसका उपयोग करते हैं। और इसके लिए याद रखना बेटा किसके साथ मिलाई जाता है? सिंचाई जल के साथ क्या करना होता है? इसका मिश्रण करना होता है। क्लियर है चीजें? चलिए लास्ट इसके अंदर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसका जो पॉइंट है वो याद रखना है, जो एग्जाम में हमें क्या करेगा बेटा? कंफ्यूज करेगा। क्या करेगा? कैसे करेगा? वो तीसरे कीट में पता पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखना है बेटा हम इसके लिए क्या करते हैं? ट्रेंचिंग करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेंचिंग। और ट्रेंचिंग जो है इसका इंग्लिश में वर्ड जो है वो क्या लिखा जाता है? ट्रेंचिंग ही लिखा जाएगा। और हिंदी में इसका दूसरा मतलब जो है वो क्या है? खाई खोदना। क्या है मतलब इसका? एक छोटी सी खाई खोदना। हमें किसी इंसान को नहीं गिराना कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी खाई चाहिए हो, कीड़े को गिराना इतना सा कीट है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी खाई चाहिए होगी बेटा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हम खाई खोदते हैं कहां पर? खेत के चारों ओर। किसके चारों ओर? खेत के चारों ओर खाई खोदी जाती है। ठीक है, खेत के चारों ओर खाई बनाना, ये नियंत्रण किसका है बेटा? इस एक सिंगल लाइन को याद रखना। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन से एग्जाम में? जेट के अंदर पूछा हुआ है। 2017 या 2018 का क्वेश्चन है। खेत के चारों तरफ खाई खोदकर किसका नियंत्रण किया जा सकता है? तो आंसर क्या गया? कातरा। क्या आंसर गया? कातरा। सारे पॉइंट लिख लिए थे, यही बाकी था क्या? ठीक है, तो इसको लिख लो एक बार, फिर हम बात करेंगे अगले कीट की। चलो लिख लिया क्या? एक ही तो पॉइंट लिखना है बेटा, जल्दी लिखो। एक छोटा सा काम करना है बेटा, करोगे क्या? मेरे लिए करोगे? पक्का? एक पेज चाहिए उसके लिए, तो पेज कॉपी से फाड़ना मत, कॉपी के अंदर ही एक पेज बनाना। उस पेज पर क्या लिखना बेटा? एक तरफ तो आप लिखना कौन से? शाकनाशी। क्या लिखना है? शाकनाशी। और उसके बाद आपको लिखना है कीटनाशी। और तीसरा जो लिखना है वो लिखना है आपको कवकनाशी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा? 3 भागों के अंदर उस पूरे पेज को डिवाइड करना है। ठीक है, लाइन बना देना और इसके अंदर जितने भी शाकनाशी आपने पढ़े उनके नाम इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, फिर हम अभी कीटनाशी पढ़ ही रहे बेटा, तो कीटनाशियों के नाम उसके अंदर लिखते चलना। और जब हम कवकनाशी पढ़ेंगे, जब रोगों की बात करेंगे, तो उसमें कवकनाशियों के नाम लिखने हैं। एक पेज बनाओगे ऐसा? पक्का? क्योंकि बेटा सुपरवाइजर का जो एग्जाम आया है उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमें कीटनाशी से पूछा हुआ है और उसके अंदर जो दूसरे ऑप्शन दे रखे थे बेटा वो ऑप्शन अलग थे। तो इसीलिए हमें अगर इतना सा भी ज्ञान है कि निम्न में से कौन सा कीटनाशी है, कौन सा शाकनाशी है, तो हमारे लिए बहुत है। आपको इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है
कि क्विनाल फॉस का जो उपयोग करते हैं वो कातरा के लिए किया जाता है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि क्विनाल फॉस है वो क्या है, कीटनाशी है। ठीक है, अभी तो बहुत इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि सर ने यहाँ पे क्लास में पढ़ाया, हमने याद कर लिया, लेकिन जब एग्जाम होगा ना तो एग्जाम के अंदर एक क्विनाल फॉस है ना, ये एक शाकनाशी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हम ये चीज करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी शाकनाशी पढ़े एक तरफ लिख लो, कीटनाशी एक तरफ, और कवकनाशी पढ़ेंगे वो एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी उनसे रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ बेटा, अच्छा बोर्ड पे मैं ही लिख के बता दूं, चलो ठीक है। मैं क्लास के लास्ट में एक बार पहले अपन सफेद लट को डिस्कस कर ले, अपन थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं इंग्लिश मीडियम वालों से, तो एक बार उसको लिख लें, उसके बाद मैं आपको सारे केमिकल्स बता दूंगा। ठीक है, चलो सेकेंड हम बात करें बेटा, दूसरा जो हमारा कीट है उसका नाम क्या है, सफेद लट। क्या नाम है, सफेद लट। ये जो सफेद लट है बेटा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाइट ग्रब। क्या कहते हैं, व्हाइट ग्रब। और इसके अलावा इसके जो नाम है वो हमें याद रखने हैं। इसके कितने नाम है बेटा, 3 नाम है। कितने नाम है, ये बहुत ही प्यारा कीट है, इसीलिए प्यार से हमने इसे बहुत सारे नाम दे दिए। होता है ना ऐसा, आप भी बहुत प्यारे लाडले होते हो तो आपको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, कई जगह काड़ू, कई जगह लड्डू, कई जगह गोलू। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे नाम दिया बेटा। एक हमने क्या नाम दिया इसको, मई बीटल। क्या बोलते हैं इसको, मई बीटल। दूसरा इसको क्या कह सकते हैं बेटा, जून बीटल। क्या कह सकते हैं, जून बीटल। तीसरा हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉकचेफर बीटल। क्या बोलते हैं, कॉकचेफर बीटल। तो ये जो 3 नाम है, ये तीनों नाम किसके हैं बेटा, सफेद लट के हैं। ठीक है, याद रखना, ये जो कीट है ये कंफ्यूज किसके साथ होता है, सफेद मक्खी के साथ। दोनों के अंदर सफेद आ रहा है ना, ठीक है, इसीलिए उसके साथ कंफ्यूज मत करना। सफेद लट जो है इसका मतलब क्या है, लार्वा। क्या मतलब है, लार्वा। तो बेटा इसका लार्वा किस रंग का होगा, सफेद रंग का। इसके जो वयस्क होते हैं वो मई माह में और जून माह में बाहर निकलते हैं, इसीलिए हमने नाम क्या दिया, मई और जून बीटल नाम दिया। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर कॉकचेफर जो है इसका मतलब होता है बेटा जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका लार्वा जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हमने ये नाम दे दिया। तो तीनों नाम क्लियर है इसके। चलो अब बात कर ले इसके अंदर हम सबसे पहली कि इसका जो नाम है वो क्या है। तो नाम आप अच्छे से जानते हैं बेटा, क्या नाम है इसका, होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या बेटा, होलोट्रिकिया कॉन्सेंगुनिया। सेकंड हम बात करेंगे किसकी, इसके गण की। इसका जो गण है वो कौन सा है बेटा, कोलियोप्टेरा। अब तो याद होने लगे गण कैसे याद करने हैं। इसके अंदर ग्रब है तो ग्रब नामक लार्वा किसमें मिलता है, कोलियोप्टेरा में। अभी टेस्ट के अंदर दिया था बेटा। दूसरा बीटल नाम आ गया इसका, तो बीटल किसके अंदर होते हैं, कोलियोप्टेरा में। तो बात ही खत्म हो गई, गण याद रखने की जरूरत नहीं रही। हमें क्या याद रखना है बेटा, इसके लिए इसका जो कुल है वो याद रखना है। इसका कुल क्या होता है बेटा, मेलेलोन्थिडी। कौन सा है, मेलेलोन्थिडी, ये इसका कुल होता है। कातरा का कुल क्या था बेटा, वेरी गुड, क्या था, आर्कटिडी। ठीक है, इसका कौन सा है, मेलेलोन्थिडी। नेक्स्ट बात करें बेटा, ये अगर कोलियोप्टेरा का है तो इसके अंदर कायांतरण किस प्रकार का होगा, पूर्ण होगा। पूर्ण होगा तो जीवन काल में 4 अवस्थाएं मिलेगी। फिर हम बात करें बेटा इसकी क्षति की, कि ये क्षति किसमें पहुंचाते हैं। तो याद रखेंगे सभी हमारी कौन सी है बेटा, खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें, सभी खरीफ फसलों में क्षति पहुंचाई जाती है। ठीक है, अब सभी खरीफ फसलें हैं, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग क्या आएंगे बेटा, कुल आएंगे। जैसे हम बात करें ये किसको नुकसान पहुंचाता है, मूंगफली को। किसको, मूंगफली। इसके अलावा हम बात कर सके तो ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, या फिर हम बात करें तिल है। तो जितनी भी हमारी अलग अलग खरीफ की फसलें सबके अंदर नुकसान पहुंचाएगा। मूंगफली कौन से कुल की फसल है बेटा, लेग्यूमिनेसी। कौन सा कुल है, लेग्यूमिनेसी। फिर बात करें बाजरा कौन से कुल की है, ग्रेमिनी या पोएसी। दोनों एक ही कुल के नाम है, ग्रेमिनी या पोएसी। तिल की बात करें कौन से कुल की है, पेडिलिएसी। कौन सी है बेटा, पेडिलिएसी। इसका कुल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमसे पूछा हुआ है तिल कौन से कुल का पौधा होता है, तो नाम क्या याद रखना है, पेडिलिएसी। कौन सा है,
पेडिलिएसी, ये जेट के अंदर और आईसीआर दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात करें बेटा मूंगफली के अंदर हमें क्या याद रखना है, ये मूंगफली का क्या होता है बेटा, मुख्य कीट होता है। क्या होता है, मुख्य कीट। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, सफेद लट कौन से पौधे का मुख्य कीट है, तो किसका है, मूंगफली का। ठीक है, फिर बात करें बेटा क्षति, हमने बात कर ली फसलों की, अब हम बात कर लेंगे पादप भाग की, कि कौन से भाग पर नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान रखेंगे किसको नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो जड़ों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, इस कारण से एक जो खास चीज होती है वो क्या है बेटा, पौधा ऊपर से हरा भरा दिख रहा होता है लेकिन उसके नीचे सफेद लट उसकी जड़ें खा रहा होता है। ठीक है, और ये उसको इतनी सावधानी पूर्वक इतने अच्छे से खाता है कि हमको पहले पता ही नहीं लगता कि हमारे जो जमीन है उस जमीन में कोई दिक्कत है। हमारे पौधे हैं वो सूखने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि कहीं पानी की कमी तो नहीं हो गई, या फिर अगर आपने पोषक तत्व पढ़े हो तो आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आता है। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं क्या पता नाइट्रोजन कम तो नहीं हो गया, और जब हम उस पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो पौधा ऐसे ही बाहर आ जाता है और जड़ें अंदर रह जाती है। तब हमें पता लगता है अरे जड़ें कौन खा गया। फिर हम देखते हैं तो हमें कोई भी नहीं मिलता। फिर हम भैरू जी की पूजा करते हैं कि हे भगवान ऐसा प्रकोप मत करो। जैसे बारिश के लिए इंद्र देवता की पूजा की जाती है ना, वैसे ही। तो वो करने की जरूरत नहीं बेटा, वहां पर हमें जमीन को देखना पड़ता है कि वहां पर सफेद लट है या नहीं है। अगर है तो उसका नियंत्रण कर लो, हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। क्लियर है चीज ये, कोई डाउट, एक बार लिख लो फिर नेक्स्ट बात करें। अभी क्या पढ़ लिया एग्रो में, एग्रो में क्या पढ़ लिया अभी, क्वेश्चंस कर रहे थे, पोषक तत्व स्टार्ट किया। चलो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए तुम्हें नाइट्रोजन का काम याद है, हाँ इसीलिए, तभी मैं सोचो तुम इतने समझदार कब से हो गए। अब बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझता है तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सफेद लट कौन सी ऋतु का कीट है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि वो किसके अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, मूंगफली में, और मूंगफली कब लगाई जाती है, खरीफ में, तो किसका हुआ, खरीफ का हो गया। ठीक है, इतना सा उसके ऊपर है। तो सभी जो कीट है उनके लिए सीजन याद रखने का काम आपका है। ठीक है, फसलें हम सारी पढ़ लेंगे, कौन सी फसल में मुख्य नुकसान पहुंचाता है उसके हिसाब से क्या याद रखना है, सीजन याद रखना है, वो आप रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, अगली बात कर ले बेटा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए है, हमारे जो कीट है उसके जीवन काल के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, कीट के जीवन काल के लिए। और जीवन काल के बाद हम सभी की विशेषताएं देख लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कीट का जो जीवन काल है वो कितने भागों में बटा होगा बेटा, 4 भागों में। एक तो है कौन सा, अंडा, अंडे के बाद क्या बनेगा बेटा, लार्वा, लार्वा के बाद क्या बनेगा, और प्यूपा के बाद क्या बनेगा, वयस्क बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी 4 अवस्थाएं आ गई बेटा। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि अंडा है, इसके लिए क्या खास बातें याद रखनी है। तो इसके लिए आपको किसी के समान है या नहीं है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। अंडे के लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अंडे कहाँ दिए जाते हैं बेटा, मृदा में। कहाँ दिए जाते हैं, मृदा में दिए जाते हैं, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर। कितनी गहराई पर, बस इतना सा। उसके बाद अगर बात करें हम इसके समय की कि किस समय पर दिए जाएंगे बेटा, तो वो वयस्क के अंदर आ जाएगा, या लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट याद रखना है सिर्फ, कितनी गहराई पर देगा, 10 से 30 सेंटीमीटर।
और दूसरी बात कर लें तो लगभग ये 50 से 60 संख्या के अंदर होते हैं। बेटा कितनी संख्या होती है? तो 50 से 60 अंडे जो है ये इतनी गहराई पर देती है इसकी मादा। फिर बात करें बेटा कौन आ गया? लार्वा। इसका क्या कंप्लीट होगा? ऊष्मायन काल, कल पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसका ऊष्मायन काल जो है वो पूर्ण होने के बाद क्या बन जाएगा? ये लार्वा बनेगा। ऊष्मायन काल लगभग 7 से 10 दिन का है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो ऊष्मायन काल है वो काल कितना होता है बेटा? 7 से 10 दिन का, ठीक है। उसके बाद ये लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा। लार्वा के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो याद क्या रखनी है कि ये किस रंग का होता है? तो किस रंग का है बेटा? सफेद रंग का है। किस रंग का? और इसका जो सिर होता है वो सिर किस रंग का होता है? भूरा होता है। सिर कैसा होगा बेटा इसका? भूरा। तो सिर भूरे रंग का होगा, बाकी पूरा जो शरीर है वो किस रंग का होगा? सफेद रंग का। इसीलिए हमने इसको सफेद लट कहा बेटा। सेकंड, इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि ये जो सफेद लट है वो कैसा दिखाई देता है? तो ये सी आकार का होता है। किस आकार का? इंग्लिश में सी लिखते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से होता है, मुड़ा हुआ सा होता है। ये कभी सीधा नहीं होगा बेटा, ये बिल्कुल ऐसा गोलाई के अंदर बना हुआ होता है, ऐसी इसकी संरचना होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सी आकार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो लार्वा है सफेद लट का किस आकार का है? सी आकार का, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें बेटा, ये क्या है? इसकी क्षतिकारक अवस्था। क्या है ये? क्षतिकारक अवस्था है जो किसको नुकसान पहुंचाती है बेटा? जड़ों को। किसको नुकसान पहुंचाती है? जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जड़ को हानि पहुंचाती है, ये इसके अंदर याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करें, एक चीज जो है वो और याद रखनी है बेटा, ये जो लार्वा मिलता है ये पौधे के ऊपर मिलेगा या नीचे? क्यों? क्योंकि जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए याद रखे बेटा ये भी कितनी गहराई पर मिलता है? 10 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर हमें मृदा के अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर बात कर ले बेटा, जैसे ही ये लगभग 1 से 1.5 माह क्या करता है? हमारे मृदा के अंदर रह गया लार्वा के रूप में, तब तक इसको जितना खाना खाना है इसने खा लिया और उसके बाद ये अपने व्रत रखना स्टार्ट कर देता है। कौन से व्रत? वेरी गुड। तो करवा चौथ के व्रत रखने के लिए क्या करता है? ये मृदा के अंदर और गहराई पर जाता है, ठीक है। तो मृदा में और ज्यादा गहराई पर कहां जाएगा बेटा? लगभग 40 से 70 सेंटीमीटर। कितनी गहराई पर? और वहां जाकर किस में बदल जाता है बेटा? प्यूपा के अंदर बदल जाता है, ठीक है। फिर वहां पर ये कितने दिन तक या कितने टाइम तक रहता है? लगभग 3 से 4 सप्ताह तक। कितने टाइम तक? 3 से 4 सप्ताह तक ये इसके अंदर रहेगा प्यूपा अवस्था में, और उसके बाद ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है बेटा? वयस्क में। फिर अब एक बात बताओ बेटा, एक लाइन यहाँ पर हम पहले याद कर ले ताकि आपको ये सारा समझ में आए। इसके जो वयस्क है वो मृदा से बाहर कब आते हैं बेटा? मई जून में। कब आते हैं बेटा? मई जून में ये क्या करते हैं बेटा? मृदा से बाहर आएंगे, ठीक है। मई जून में बाहर आएंगे, उसके बाद ये करीब 7 से 10 दिन बाद अंडे देंगे। महीना कौन सा चल रहा है अभी? मई जून, ठीक है। अभी भी वही है ना इसका, तो ठीक है। तो मान लिया हमने जून चल रहा है, तो जून के बाद ये वापस जब अंडे देगा तो 10 दिन के बाद अंडों से क्या निकलेंगे? इसके लार्वा निकलेंगे। तो हमने मान लिया जून की जगह मान लो जुलाई हो गया, ठीक है। जुलाई के बाद लार्वा जो है वो करीब कितने दिन तक रहता है? 1.5 माह तक, 2 माह तक रहेगा। तो जुलाई के बाद क्या आ गया? अगस्त, सितंबर आ गया। अब सितंबर के बाद वापस 4 माह का मतलब क्या हो गया? 1 महीना। सितंबर के बाद क्या आ गया बेटा? अक्टूबर आ गया। क्या ये अभी तक जमीन से बाहर आया है? क्या नहीं आया। और जैसे ही ये वयस्क के अंदर बदलता है ना बेटा, तो उस टाइम वयस्क में बदलते ही ये एक और अच्छा काम करता है। कौन सा? ये वापस कहाँ चला जाता है? मृदा में ही रह जाता है, ये बाहर नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसका जो निवास है वो निवास कहाँ पर होता है, तो वो मृदा के अंदर ही होता है। कितनी गहराई पर? 1 मीटर की गहराई पर, ठीक है। तो ये वहां से नीचे चला जाता है वापस अक्टूबर के बाद, कहां पर? मृदा के अंदर ही। और जब तक मई और जून नहीं आता तब तक ये वहीं पर रहेगा,
ठीक है। जैसे ही मई जून के समय पर कभी बारिश हुई तो फिर ये बाहर आ जाएगा और फिर वापस ये अपने अंडे देना प्रारंभ करता है। तो अब मुझे एक सिंपल सी चीज बता दो बेटा, एक साल के अंदर इसकी कितनी पीढ़ियां पूरी हुई? केवल एक पीढ़ी पूरी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें हैं जो इसके जीवन काल से रिलेटेड आपको पूछी जा सकती है। इसके बारे एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला। ठीक है, एक बार लिख लो इसको। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिंपल सा है, स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह इसको याद रखना है कि ये कहानी किसकी है? सफेद लट की है बेटा। ओह सॉरी, एक मिनट वापस ध्यान देना बेटा। अब इसका जो वयस्क है वो कब आ रहा है बेटा? मई जून में। अब ये इतने दिनों तक भूखा था बेचारा, कुछ तो खाएगा, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो इसीलिए क्या खाता है बेटा? जो भी हमारे फल वृक्ष हैं, क्या है? फल वृक्ष। उन फल वृक्षों के क्या है बेटा? जितने भी हमारे कोमल भाग हैं उन सभी पर आक्रमण करता है। ठीक है, उन पर आक्रमण करेगा। कौन? वयस्क करेगा। और वयस्क के ये आक्रमण करने का कारण क्या है बेटा? कि इसके जो वयस्क है उसमें किस प्रकार के मुखांग मिलते हैं? काटने व चबाने वाले। इस वजह से ये बाहर आते ही क्या करता है? फल वृक्षों पर आक्रमण करता है। जैसे बेर है या फिर हमारे अमरूद है, इस तरह के जो फल वृक्ष है उन पर आक्रमण करता है। उसका कारण क्या है बेटा? कि इसके अंदर कैसे मुखांग पाए जाते हैं? काटने व चबाने वाले मुखांग जो है, मुखांग इसके अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से क्या मैं इसको भी इसकी क्षतिकारक अवस्था कह सकता हूं क्या? बिल्कुल, नुकसान तो पहुंचा ही रहा है ना बेटा। ये हमारे फल वृक्षों के जो पत्तियां हैं उनको खा रहा है, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा? क्षतिकारक अवस्था। अब बेटा बताओ यहाँ पर क्षतिकारक अवस्थाएं कितनी हो गई? एक तो हो गई हमारे पास कौन सी? वयस्क हो गया, वयस्क का भी हमने देख लिया। ठीक है, वयस्क हुई क्षतिकारक अवस्था। और दूसरी हमने किसकी बात करी थी बेटा? लार्वा की। तो ये भी क्षतिकारक अवस्था होती है। तो ध्यान रखेंगे, कातरा में केवल एक क्षतिकारक अवस्था थी, लार्वा। लेकिन सफेद लट के अंदर क्षतिकारक अवस्थाएं कितनी है? दो हैं, लार्वा भी है और वयस्क भी है। और अगर मैं पूछ लूं सर्वाधिक क्षतिकारक अवस्था कौन सी है? लार्वा है बेटा। सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। और आपको ऑप्शन दे दूं, लार्वा, प्यूपा, वयस्क और अंडा, तो अब क्या करना पड़ेगा? लार्वा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो। बिल्कुल, तो इसका वयस्क है, उसके अंदर काटने और चबाने वाले मुखांग मिलते हैं। नुकसान होगा, लेकिन ये क्या खा रहा है? पत्तियां खा रहा है। एक ये चीज भी हम समझे कि ये पेड़ों की क्या खा रहा है बेटा? पत्तियां खा रहा है। उससे क्या पेड़ मर जाएगा क्या? लेकिन ये तो जड़े ही खा गया। तो नुकसान ज्यादा किससे हुआ? इससे हुआ ना, इस वजह से। हाँ बेटा, यूनिसेक्सुअली है बेटा, दोनों नर और मादा अलग ही होंगे। कीटों के अंदर सभी में याद रखना है, सिर्फ एक हमारे पास जो है मोइला है, वो मोइला किस प्रकार का है बेटा? बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। उसके अंदर दोनों नर और मादा भाग एक में ही मिलते हैं। जो मई जून के टाइम पे जैसे ही बाहर आते हैं, उसके बाद प्रजनन के बाद 7 से 10 दिन के अंदर ही अंडे देते हैं। एक बात बताओ मेरे को, तुम लिख रहे हो लास्ट वालों को, तुमको क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिक्कत है क्या तुम्हें? लास्ट में जो बैठे हुए हैं आवाज क्यों करने लगते हो? आराम से लिखो, प्रेम से, क्या दिक्कत है? समझ लो इसको, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा, तुम्हारी बातें काम नहीं आने वाली। थोड़ी देर तो पढ़ाने आता हूँ तुम्हें, उसमें भी चुप नहीं रहते हो तुम। हाँ, थोड़ी देर चुप रहा करो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, मुझे बुरा बनने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? है ना, तो पढ़ लो थोड़ी देर। तुम्हें पता है क्या, तुम अभी 12th में हो, मेरे भाई ने अभी 12th पास करी है, 12th कंप्लीट हो गई उसकी।
ठीक है, तो वो भी तुम्हारी तरह ही है, तुम भी मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, वो भी मुझसे बहुत मार खाता है, मैं नहीं चाहता तुम मार खाओ। चलो लिख लो जल्दी से। लिख लिया गया? सभी ने लिख लिया कंप्लीट? ओके चलिए, किसने नहीं लिखा लिख लो। पड़ोसी से संपर्क करें। तो तुम दोनों के पड़ोसी से संपर्क करें। चलो लिख लिया गया? अच्छा, तुम सब तभी लिख लेते हो जब मैं यह लिख रहा होता, तुम बड़े तेज हो। चलो लिख लिया? ओके बेटा, ये क्या आ गया? ओके कोई बात नहीं, क्लोरोफिल आ गया, हरित लवक है। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी? इसकी पीढ़ी की। अब हम बात करने वाले हैं इसके लिए कुछ खास बातों की जो हमें याद रखनी है बेटा, जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है बेटा? इसकी क्षति कारक अवस्था, कि कौन सी अवस्था के अंदर ये क्षति पहुंचाता है। तो हमने अभी बात कर ली बेटा, क्षति कारक अवस्था कितनी है इसकी? 2 है। एक तो है लार्वा, और लार्वा के साथ कौन सी है? वयस्क है। ये दोनों इसकी क्षति कारक अवस्थाएं होती है। लार्वा जो है ये किसको नुकसान पहुंचाता है बेटा? जड़ों को। और वयस्क जो है ये किसको पहुंचाएगा? पत्तियों को। ठीक है, जो नई पत्तियां हैं इनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए दोनों क्षतिकारक अवस्थाएं होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा सर्वाधिक क्षतिकारक, क्या पूछा जाएगा? सर्वाधिक क्षतिकारक, तो वो सर्वाधिक क्षतिकारक कौन सी होती है बेटा? केवल लार्वा अवस्था होती है। ठीक है, दूसरा मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, इसके जीवन काल की 4 अवस्थाएं हमारे पास। कौन सी? अंडा, लार्वा, फिर मिलेगा इसका प्यूपा, और लास्ट में क्या मिलेगा? ये सब कहां पर रहते हैं या कहां पर निवास करते हैं बेटा? मृदा के अंदर निवास करते हैं। और कितनी गहराई पर है करते हैं वो हमें याद रखना है। तो अंडा तो है वो कहां पर दिया जाएगा बेटा? ओके, अंडा वहां दिया है। लार्वा भी इसके आसपास ही रहता है, कितनी? 10 से 30 सेंटीमीटर। फिर लार्वा से जैसे ही इसको प्यूपा बनना होता है तो ये नीचे चला जाता है, कितनी गहराई पर? 40 से 70 सेंटीमीटर। और जब ये प्यूपा से बाहर निकल गया 3 से 4 हफ्ते बाद, तो और नीचे चला जाएगा, कितना? 1 मीटर की गहराई पर चला जाएगा। और ये वापस कब बाहर निकलेगा? जून में। कब निकलेगा? जून में। तो जून जुलाई में वापस बाहर निकलता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मई बीटल या जून बीटल कहते हैं। ठीक है, और उस टाइम बाहर निकलकर ये वापस हमारे पौधों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करता है। तो एक बार ये चीज लिख ले, फिर लास्ट बात करेंगे इसके प्रबंधन की। यहाँ पे आगे लिख लेना मृदा में, ठीक है, पौधे पे मत कर देना। वापस जब आएगा बाहर, वापस जब बाहर आएगा उस टाइम फिर ये नुकसान पहुंचाएगा। और इस बार की बात करें बेटा, तो ये जो सफेद लटके जो वयस्क हैं, ये जब जुलाई के समय पर बाहर आए तो उस टाइम पर उन्हें आसपास कुछ भी नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई थी, है ना। वो टिड्डी वाला पिछली बार था। ठीक है, इस बार क्या हुआ बेटा? बारिश ही नहीं हुई। इस वजह से जो इनका मुख्य क्षेत्र है जहां पर ये मिलते हैं, हमारा जयपुर वाला क्षेत्र, शेखावटी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आने के बाद इन्हें बाहर जो वृक्ष थे उनके ऊपर भी पत्तियां नहीं मिली। तो इनको वहां पर केवल एक ही फसल मिली, और वो फसल जयपुर की साइड होती है, बहुत कम पानी के अंदर। कौन सी फसल है? वेरी गुड, कौन सी है? बाजरा। तो इनको बाजरा दिखा। तो ये बाजरा की सबसे पहले तो इन्होंने इसकी पत्तियां
और इसके जो फल आ रहे थे वो खाए, और उसके बाद जब ये लार्वा में बदले तो उसकी जड़ों को भी नुकसान किया। इस वजह से जो उधर के हमारे जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है, वो इस बार काफी परेशान हुए, क्योंकि हर बार ये आते थे और ये फल वृक्षों पर नुकसान पहुंचाते थे, और वो नुकसान इतना भी नहीं होता था जिसकी चिंता की जा सके। लेकिन इस बार इन्होंने बाजरा की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो धीरे धीरे इनकी प्रकृति भी क्या हो रही है बेटा, बदल रही है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य पोषक पौधा कौन सा है, तो कौन सा है, मूंगफली। और अगर एग्जाम्पल में मूंगफली नहीं हो तो फिर क्या करना है, बाजरा करना है। ठीक है, मूंगफली के बाद हमने बाजरा लिखा ना, ठीक है। तो मूंगफली नहीं दिया हो तो सेकंड नंबर किसको देना बेटा, बाजरा को देना है। अब चलिए बात कर ले लास्ट इसके लिए हम किसकी, प्रबंधन की। प्रबंधन के अंदर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। क्या कर सकते हैं, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके जो वयस्क होते हैं वो कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं, रात्रिचर। तो रात्रिचर कीटों के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, प्रकाश पाश का। किसका उपयोग करेंगे, प्रकाश पाश का उपयोग करेंगे। फिर थर्ड इसके अंदर हम बात कर लें, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इसका नुकसान जो है वो नुकसान किस पर हो रहा है बेटा, फल वृक्षों पर। किस पर हो रहा है, तो वहां पर हमें कीटनाशियों का छिड़काव करना है। 3 कीटनाशी याद रखने बेटा, एक तो कौन सा है, क्यूनालफॉस। कौन सा है, एक इसका भाई जो है वो कौन सा है, क्लोरपाइरिफॉस। कौन सा है, क्लोरपाइरिफॉस। और तीसरा जो है वो एक अलग हमारा कीटनाशी है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरेट। तो इन तीनों में से जो मिल जाए उसका हमें क्या करना है बेटा, फल वृक्षों पर पर्णीय छिड़काव करना है। क्या करना है, पर्णीय छिड़काव। तो इनके लिए याद रखना हम क्या करेंगे, इनके लिए पर्णीय छिड़काव। पर्णीय छिड़काव का मतलब क्या है बेटा, पत्तियों पर छिड़काव करना। ठीक है, तो पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। और फिर बात करें अगर फल वृक्षों पर नुकसान नहीं है, अगर हमारी फसल के अंदर नुकसान है, किसके अंदर, जड़ों पर, तो उस समय पर हमें क्या करना है, हमारे पास जो कीटनाशी है वो इनमें से एक फोरेट कम हो जाएगा बेटा। दोनों याद रखने हैं, कौन से, क्विनालफॉस। कौन से हैं, क्विनालफॉस। और क्विनालफॉस का भाई कौन है, क्लोरपाइरिफॉस। तो ये हमारे दोनों जो कीटनाशी हैं इनको हम क्या करेंगे बेटा, सिंचाई जल के साथ मिश्रित करेंगे। किसके साथ, सिंचाई जल के साथ मिश्रण जो है इनका किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें इसके लिए याद रखना है। फिर इसके बाद करें तो इसके बाद इसका, और इसको हम देख सके बेटा, एक मिनट रुकना। ओके ठीक है, एक इसके लिए लास्ट है हमारे पास बेटा, बीज उपचार। क्या कर सकते हैं, बीज उपचार। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख सकते हैं हम इसको। बीज उपचार जो है बेटा वो किसके साथ करना है, हमारा एक कीटनाशी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोफ्यूरॉन। क्या कहते हैं, कार्बोफ्यूरॉन। इस कार्बोफ्यूरॉन के साथ क्या करना है बेटा, इसका बीज उपचार करना है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने कीटनाशी आ गए बेटा, 4 कीटनाशी आ गए, क्विनालफॉस, क्लोरपाइरिफॉस, फोरेट और कार्बोफ्यूरॉन। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि ये चारों क्या है, कीटनाशी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख लो, ये क्या कार्बन डाइजिम जो है उसके साथ मिक्स होता है कार्बोफ्यूरॉन। कार्बन डाइजिम क्या है, कार्बन डाइजिम कीटनाशी नहीं है। अब बताओ कार्बन डाइजिम क्या है, वेरी गुड, शाकनाशी। आपने पढ़े हैं वहां पे, कहीं पे पढ़ा है क्या तुमने, नहीं पढ़ा ना, तो वो शाकनाशी भी नहीं है, कीटनाशी भी नहीं है, तो क्या बच गया, कवकनाशी। तो वो क्या है बेटा, कवकनाशी होता है। कहा था ना मिक्स होंगे, अभी से चालू हो गए तुम, मैंने तो एग्जाम तक के लिए कहा था।
मात्रा याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपसे कहीं नहीं पूछेगा क्लोरपाइरीफॉस कितना यूज करना है, ठीक है। अगर पूछ भी ले तो कितना याद रखना है, 4 लीटर, कितना 4 लीटर क्लोरपाइरीफॉस या क्विनालफॉस है वो काफी है, सिंचाई जल के साथ हमें मिश्रित करना है। और जब भी आप प्रबंधन की बात करेंगे, चाहे किसी की भी, या बीज दर की बात करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं बेटा, प्रति हेक्टेयर, क्या लिखते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए बात करोगे, 1 बीघा के लिए या 1 बिस्वा के लिए बात नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे, 1 हेक्टेयर के लिए बात की जाएगी। क्लियर है चीज, समझ में आ गया अच्छे से ही है, कोई डाउट सफेद लट में किसी को नहीं है? तो आप वापस देख ले बेटा, अगला जो हमारा कीट है उस कीट का नाम क्या है, उसका नाम ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, टिड्डी। क्या नाम है, टिड्डा नहीं है, टिड्डी लिखेंगे हम तो, क्या नाम है, टिड्डी। अब टिड्डी जो है बेटा, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोकस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकस्ट कहते हैं, ठीक है। टिड्डी के लिए एक चीज अच्छे से याद रखना, ये जो टिड्डी है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरनेशनल पेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल पेस्ट, या अगर आप हिंदी में याद रखना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय कीट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय कीट कहा जाता है। और ये वही क्वेश्चन है जो किसके अंदर पूछा गया था, जेड के अंदर पूछा गया था कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय कीट कौन सा है, तो आंसर क्या गया वहां पर, टिड्डी, ठीक है। अब बात कर ले बेटा, टिड्डी जो है ये अलग अलग प्रकार की हमें मिलती है। पहली जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेगिस्तानी टिड्डी, क्या बोलेंगे, रेगिस्तानी टिड्डी। दूसरी जो टिड्डी का प्रकार है हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्रवासिनी टिड्डी, क्या बोलते हैं, प्रवासिनी टिड्डी। और तीसरी जो इसका प्रकार है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बम्बईया टिड्डी, क्या बोलते हैं, बम्बईया टिड्डी। तो ये 3 हमारे पास क्या हुई बेटा, इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। वैसे तो इसकी लगभग 40 प्रजातियां हैं, कितनी है, लेकिन हमें बस कितनी पढ़नी है, अच्छी बात है ना, या 40 पढ़ा दे, तो 3 बढ़िया है। तीनों की बात करें बेटा तो इनका सबसे पहले नाम याद रखना है। रेगिस्तानी टिड्डी जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोसर्गा, क्या बोलते हैं, सिस्टोसर्गा ग्रिगेरिया, क्या बोलते हैं, सिस्टोसर्गा ग्रिगेरिया। सेकंड बात करेंगे किसकी, प्रवासिनी टिड्डे की। तो प्रवास करने को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, माइग्रेशन, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाते हो ना तुम, हाँ तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी जो स्कूल है उससे मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो प्रवास करने को क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं, क्या कहते हैं, माइग्रेशन। उसी से इसका नाम याद रखना है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, क्या कहते हैं इसको, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, ठीक है। फिर बात करें बेटा इसके अंदर तीसरा कौन सा आ गया, बम्बईया टिड्डी। कौन सी है, बम्बईया टिड्डी। इसका जो नाम है वो देख लें, इसको हम बोलते हैं बेटा पतंगा सक्सिंक्टा, क्या बोलते हैं, पतंगा सक्सिंक्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए, तीनों के नाम आ गए। आपको जो नाम याद रखना है एग्जाम के लिए वो कौन सा याद रखना है, केवल रेगिस्तानी टिड्डी। इसके अलावा अभी तक तो कोई भी नहीं पूछा गया है, पर आपकी 12th की बुक में तीनों दिए हुए हैं, इसीलिए तीनों याद रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हो सकता है इस बार उन्होंने पूछ लिया रेगिस्तानी टिड्डी, अगली बार ये पूछ ले, ठीक है। तो नाम याद रखना इतना इजी है, आराम से रख सकते हैं बेटा। रेगिस्तानी टिड्डी का नाम क्या है, सिस्टोसर्गा ग्रिगेरिया, प्रवासिनी टिड्डे का लोकस्टा माइग्रेटोरिया, और बम्बईया टिड्डे का पतंगा सक्सिंक्टा, ठीक है। अब इसके लिए बात करें बेटा तो हमें 1 पॉइंट याद रखना है बस, केवल नाम के अलावा। कितने पॉइंट याद रखने हैं, केवल 1 पॉइंट, कि ये जो तीनों प्रजातियां हैं या विश्व में जितनी भी प्रजातियां मिलती हैं उनमें से सर्वाधिक हानिकारक, या फिर हम बात करें सर्वाधिक क्षतिकारक जो है वो कौन सी प्रजाति है, तो उससे क्या कहेंगे बेटा आप, रेगिस्तानी टिड्डी, ठीक
ठीक है। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? रेगिस्तानी टिड्डी। और पिछली बार राजस्थान के अंदर भारत में जो टिड्डी आई थी वो कौन सी थी? रेगिस्तानी टिड्डी आई थी। और हमें पढ़ना भी अब किसके बारे में है? सिर्फ रेगिस्तानी टिड्डी के बारे में। इनके बारे में हमें कोई चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। चलो लिख लिया गया? नहीं लिखा? तुम तो मेरे साथ ही लिख रहे थे। लिख लिया? सफेद लट को नहीं कहेंगे बेटा। राष्ट्रीय कीट तो सारे ही हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कीट सारे हैं बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रीय का मतलब ये है कि जिसका उद्गम या हुआ हो, ऐसा कुछ है ना। राष्ट्रीय कीट के लिए क्वेश्चन भी नहीं आता। हाँ बेटा, किसमें? बेटा राष्ट्रीय कीट को अपन क्लासिफाई नहीं कर सकते। मोइला है, मोइला भी राष्ट्रीय कीट है। फिर अनार की तितली है, वो भी राष्ट्रीय कीट है। तो अपन राष्ट्रीय कीट किसी को कह नहीं सकते। हाँ है जरूर कि ये सब राष्ट्रीय कीट है, पर इसके लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनता आपका, है ना। अंतरराष्ट्रीय कीट हमको याद रखने, एक तो मैंने बता दिया कौन सा, टिड्डी। दूसरा याद रखना है जो अभी आएगा इसके बाद, और वैसे उसका नाम तुम सुन चुके हो। ऐसा कौन सा नाम है जो अभी तक तुम्हें विदेशी लगा? कौन सा बीटल? अरे अमेरिकन बॉलवर्म। अमेरिकन बॉलवर्म नाम में ही विदेशी आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसा हो गया बेटा? अंतरराष्ट्रीय कीट हो गया। क्या हो गया? बस समझ गए अब। तो इस तरह से याद रखी जाती है। इतना दिमाग पे जोर मत डाला करो, सारी चीजें पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। चलो बेटा अब बात कर ले इसके अंदर जो हमारा ये कीट है, कौन? टिड्डा या टिड्डी। इसके गण की बात कर ले बेटा। इसका गण कौन सा होता है? ऑर्थोप्टेरा। कौन सा है? ऑर्थोप्टेरा। अब यहाँ पर बेटा हमें कंफ्यूजन होने वाला है किसके अंदर? ऑर्थोप्टेरा और ऑर्थोपोडा के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन होगा। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि आपको जब भी गण पूछा जाए तो ऑर्थोपोडा नहीं आएगा। ऑर्थोपोडा क्या है? संघ है। क्या है ये? संघ है, ठीक है। तो वर्ग जब भी पूछा जाएगा तो ऑर्थोप्टेरा ही हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। सेकंड हम बात करें बेटा इसके कुल की, तो इसका जो कुल है वो कौन सा है? इसका कुल जो है वो कौन सा है बेटा? एक्रिडीडी। कौन सा है? एक्रिडीडी। कहा था मैंने कि जब कातरा की बात करी थी कि इसका कुल कौन सा है? कातरा का आर्कटीडी। इसका कौन सा है? एक जैसे है या नहीं? तो कंफ्यूजन होने के चांस है ना, तो इसीलिए इसको स्पेशल याद रखना बेटा। इसका कुल कौन सा है? एक्रिडीडी। फिर बात करें बेटा इसके अंदर जो कायांतरण पाया जाएगा वो कायांतरण किस प्रकार का होता है? पूर्ण कायांतरण होगा, ठीक है। पूर्ण नहीं, अपूर्ण है, कोलेप्टेरल। सॉरी बेटा, कैसा होगा? इसके अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाएगा। हमारी ट्रिक कौन सी थी बेटा? धोती। उसके अंदर आया था ना, तो इसके अंदर कैसा है? अपूर्ण कायांतरण मिलेगा, ठीक है। फिर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट हम बात कर ले इसके क्षति की या फिर इसके डैमेज की। तो ये क्षति किसको पहुंचाते हैं? तो हमें याद रखना है किसको? सभी खरीफ की फसलों को। किसको बेटा? सभी खरीफ की फसलों में ये नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ अगर दूसरी बात कही जाए तो हम कह सकते हैं ये सभी प्रकार की वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको पहुंचाते बेटा? सभी प्रकार की वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर फसलों के लिए पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? खरीफ की सभी फसलें। और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखना है बेटा? सभी वनस्पति को। मतलब इनके रास्ते में चाहे कोई पेड़ आ जाए, चाहे कोई भी फसल आ जाए, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। क्योंकि इनकी जो तादाद है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो ही इतनी ज्यादा होती है। एक छोटी सी स्टोरी बेटा जो मैं पहले भी बच्चों को बताता था, आज भी बता रहा हूं आपको, और जो मुझे बताई गई थी किन्होंने? मेरे दादाजी ने, ठीक है।
वो चीज मैं बता रहा हूँ कि आज से लगभग 15 साल या 20 साल पहले की बात होगी, ठीक है, जिस टाइम मेरे को भी नहीं पता था, इतनी अक्ल थी नहीं, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस समय पर क्या हुआ बेटा कि उस समय के जो लोग थे उन्होंने एक दिन ऐसा देखा कि जिस समय पर उनकी जो फसलें हैं वो सभी फसलें बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब बीच खरीफ के सीजन में जब उन्होंने मक्का लगा रखी थी, कई लोगों ने कपास लगा रखा था, किसी ने मूंगफली लगा रखी थी, अलग अलग फसलें थी, वो फसलें एक ही दिन में क्या हुआ, शाम को वो घर गए, अगले दिन सुबह जाकर देखा तो खेत बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, एक पत्ती भी नहीं छोड़ी वहां पर, ठीक है। तो इस तरह की एक घटना हुई और उसके बाद एक जो घटना दूसरी हुई, एक घटना तो ये हुई बेटा, दूसरी घटना क्या हुई कि दिन के समय पर क्या हुआ, अंधेरा हुआ। क्या हुआ, अंधेरा हुआ। क्या अभी ऐसा हो सकता है क्या? किसने कहा ग्रहण के टाइम नहीं होता क्या? होता है ना। तो उन्होंने क्या सोचा बेटा कि ग्रहण लग गया है, लेकिन जब आसमान की तरफ नजर उठाकर देखी तो वहां पर कोई ग्रहण नहीं था, सूरज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ क्या दिख रहे थे, टिड्डियां, ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन बेटा इतनी ज्यादा है कि अगर ये दिन के समय पर बाहर निकल जाए और ये उड़ते हुए आपके ऊपर से जाए तो आपको सूरज नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे बादल हो गए, और बादल भी कैसे, घने काले बादल, ठीक है। तो इन्हीं बादलों के रूप में ये क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। और अगर बात करें कि सर ये बादलों के रूप में जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, कितनी हो सकती है, तुम कितना सोच सकते हो? 1.5 लाख बेटा। इसकी जो एक समष्टि या एक पॉपुलेशन होती है वो लगभग 4 से 10 करोड़ की होती है। कितनी होती है? 4 से 10 करोड़। तो ये इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी पॉपुलेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और अगर इतनी, अगर आपके खेत में बैठ जाए, सॉरी आपके खेत में तो नहीं, आपके गांव में जरूर बैठ सकती है, ठीक है, इतनी कभी एक खेत में नहीं आएगी, अगर आपके गांव में बैठ जाए तो क्या होगा, सारी फसलें साफ। और पिछली बार यही हुआ था, पिछली बार सेम यही जो हुआ था, जो चीजें मैंने सुनी थी बचपन में वो पिछली बार मैंने सही होते हुए देखी, जब मुझे खुद इन टिड्डियों के पीछे जाना पड़ा। क्योंकि ये काम जो है वो किसको दिया जाता है बेटा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है इनको कंट्रोल करना। तो पिछली बार हमें ये जिम्मेदारी दी गई, हमने वहां पर देखा ये सारी चीजें। दिन के समय पर मैं लंच करके वापस जा रहा था अपने ऑफिस, और रास्ते में ऐसा लगा कि बिल्कुल बादल से आ गए, एकदम से अंधेरा हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, ऊपर देखा तो टिड्डियां, ठीक है। और उसके बाद आसपास इतनी सारी टिड्डियां जो है वो पास से ही गुजर रही थी, ठीक है। कौन से रंग की थी, पीले रंग की, ठीक है। पीले रंग की टिड्डियां जो है वो उड़ रही थी, बिल्कुल चमकती हुई पीले रंग की होती है, आपके सामने आ जाए बिल्कुल तो ऐसा लगता है जैसे चमकती हुई सी रोशनी पड़ती है ना बेटा अपने ऊपर, बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी। और जब ये कहीं पर बैठती है तो इनका एक रूल होता है बेटा, दिन के समय पर उड़ेगी और बैठेगी कब, शाम के समय पर। कब बैठती है, शाम के समय पर बैठती है। और उस समय पर जहां पर ये बैठी थी, अगर इस पूरे हॉल को आप करीब 5 या 6 हॉल बना लो तब जाकर वो 1 बीघा होता है। इतना तो पता है 1 बीघा कितना होता है लगभग, ठीक है। 4 बीघा का 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो ये लगभग 5 से 10 हेक्टेयर की जमीन पर एक साथ बैठती है। कितने में, 5 से 10 हेक्टेयर, ठीक है। और उसके बीच में हमें पावर स्प्रेयर्स दे दिए, ट्रैक्टर्स दे दिए कि आप जाओ सर और इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो उस टाइम पर पावर स्प्रेयर से हमने उन पर स्प्रे करवाया, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुई, ठीक है। कारण क्या था कि उसमें से लगभग आधी टिड्डियां मर गई, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी टिड्डियां बाकी थी, उनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यही कारण रहा। दूसरा कारण क्या था बेटा कि जो पिछली बार टिड्डियां राजस्थान के अंदर आई वो कहां से आई, पता है क्या किसी को? पाकिस्तान से, ठीक है। तो किसी ने तो कहा कि ये पाकिस्तान का आतंकवादी हमला है, पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। टिड्डियां कभी आतंकवादी नहीं होती। ये ओरिजिनली कहां से आई थी बेटा, सोमालिया से। कहां से? सोमालिया कहां है, क्या पता, अफ्रीका में। कहां है बेटा, अफ्रीका। तो अफ्रीका के जो जंगल है, नाम सुना है, अफ्रीका में जंगल है, ठीक है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, सबसे बड़ा जंगल भी है। तो उन जंगलों के अंदर ये टिड्डियां रहती है, वहां पर ये चाहे जितना खाए पर कभी कम नहीं पड़ेगा। पर पिछली बार क्या हुआ बेटा, पिछले 3-4 सालों से वहां पर बारिश बिल्कुल कम हो रही थी, इस कारण से क्या हुआ कि वहां पर पिछले साल खाने की किल्लत हो गई। अब बेचारे इनको भी तो खाना तो चाहिए ना,
तो ये फिर वहां से सोमालिया से होकर कहाँ गए, अफगानिस्तान। कहाँ गए, अफगानिस्तान पहले ही सूखा पड़ा है, वहां कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने कहा कि अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान गए, बेचारा वो भी सूखा पड़ा, ठीक है। अब उसके बाद उन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पे आने के बाद हरी भरी हरियाली कहाँ दिखी, राजस्थान में। तो ये कहाँ आ गई, राजस्थान में, और यहाँ आकर इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बेटा इसको जो हम इंटरनेशनल इंसेक्ट कहते हैं, उसको कहने का कारण यही है कि ये कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती, ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये सोमालिया से आई थी, वापस सोमालिया में चली गई, इन्होंने क्या कर लिया, अपना वर्ल्ड टूर, क्या कर लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया, 4-5 देश तो वैसे ही घूम लिए, तो अब ये वापस सोमालिया चली गई। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय कीट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अब समझ में आ गया क्यों कहा। दूसरी चीज, टिड्डियां जहां भी दिख जाए उनसे दूर भाग जाना, उनके पास मत जाना, क्योंकि पिछली बार जब हमने कंट्रोल किया तो हमें पता है हमारे ऊपर टिड्डियां चल रही थी। हाँ क्या सच है ये, ठीक है, क्योंकि जब आप इतनी करोड़ों टिड्डियों के बीच में खड़े होंगे तो कुछ तुम्हारे ऊपर भी तो आएगी, वो सोचेगी कि ये भी कोई पेड़ है ना, तो इसलिए हाँ, नहीं काटती, नहीं, इंसानों को नहीं काटती बेटा, बस वो शरीर के ऊपर चलती रहती है, बस ऐसे ही चलता है, ठीक है, पर काटती नहीं है। तो इसीलिए बेटा अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, क्या ऐसे खतरों के खिलाड़ी वाले काम भी करने पड़ते कई बार, है ना, तो अच्छा लगता है, काफी अच्छा, क्योंकि बेटा कई जो किसान थे वो किसान इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके फसलें लगाई और वो फसल कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों के अंदर साफ हो गई। 2 घंटे भी अगर ये खेत में बैठ गई ना, तो वो खेत बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वहां पर डंठल भी नहीं मिलते, सब कुछ खत्म कर जाती है, ठीक है। और इनकी खास बात क्या होती है बेटा, कि ये जो हमारी टिड्डी है, ये लगभग अपने शरीर के भार से लगभग कितना, 3 गुना खा सकती है। कितना खा सकती है, 3 गुना भोजन जो है वो कर सकती है। इस वजह से नुकसान है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें बेटा इसके अंदर, यहाँ पर हमारे पास इसकी, चलो प्रावस्था अपन कल पढ़ेंगे, ओके, प्रावस्था में बता ही देता हूँ, चलो बेटा, ठीक है, ये एक बार लिख लो, फिर प्रावस्था में बता दो फटाफट से। एक इसके अंदर लाइन लिख लेना बेटा, ये नुकसान किसको पहुंचाती है, सभी वनस्पति को पहुंचाती है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अपवाद है कुछ, ठीक है। अपवाद क्या है, हमें याद रखने हैं कुछ वृक्षों के नाम। एक तो कौन सा है, नीम, कौन सा है बेटा, नीम। एक कौन सा है, धतूरा, कौन सा, धतूरा। एक कौन सा है बेटा, शीशम, हाँ शीशम जो होता है ना, सुना हुआ देखा होगा शीशम का पेड़, ठीक है, तो शीशम का पेड़ है। और इसके अलावा कौन सा है बेटा, जामुन का पेड़, ठीक है। इन पर ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, इन पर ये कभी भी अपना भोजन नहीं करती, ठीक है। तो ये पेड़ बचते हैं उस जगह पर, बाकी कोई पेड़ नहीं बचता। बबूल सुना है, बबूल होता है, बबूल भी पूरा साफ हो जाता है, बबूल को भी नहीं छोड़ती है, ठीक है। चलिए इसकी जो फोटोज है, रियल फोटोज मैं कल बता दूंगा आपको क्लास में, ठीक है। कल अपन जो देखेंगे बेटा, एक काम अपन को करना है, अभी तक हमने जो इंसेक्ट देखे हैं, मतलब पढ़े हैं, उनको देखना भी है। तो कल मैं आपको स्लाइड्स लेकर आ जाऊंगा, तो आपको मैं दिखा भी दूंगा इंसेक्ट किस तरह से, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात कर ले, इसके अंदर हम किसकी, इसकी प्रावस्था की, किसकी बात करेंगे बेटा, प्रावस्था। प्रावस्था का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा, अवस्था। क्या मतलब है इसका, अवस्था, कि ये जो हमारी टिड्डियां हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अवस्था के आधार पर इसको हमने 2 भागों में बांटा है। अवस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा फेज। क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। मतलब जीवन का एक क्या हो सकता है, फेज हो सकता है, मतलब जीवन का एक काल, ठीक है। तो इसके जीवन के जो काल या फिर जीवन की जो अवस्थाएं हैं, उसको हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। एक तो होती है इसके अंदर बेटा यूथी प्रावस्था, कौन सी, यूथी प्रावस्था। और दूसरी जो है बेटा इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं एकल प्रावस्था। क्या बोलते हैं, एकल प्रावस्था। इसमें याद कुछ भी नहीं रखना है, इसी से पता लग जाएगा। एकल का मतलब क्या होगा बेटा, अकेला, तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यूथी। तो दुकेला नहीं होगा बेटा, झुंड में होगा। क्या मतलब है, झुंड में होगा।
ठीक है। तो एकल प्रावस्था जो है बेटा, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी फेज। क्या बोलते हैं? सॉलिटरी फेज। और जो हमारा युति प्रावस्था है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीगेरियस फेज। क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस फेज। ये युति प्रावस्था है, इसको हम जंगली प्रावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जंगली प्रावस्था। और ये हमको एग्जाम में दिया हुआ था, पूछ लिया गया था इसके ऊपर क्वेश्चन। एक बार बात कर लें। अब हम ये समझ चुके हैं कि सर ये जो युति प्रावस्था है, इसके अंदर टिड्डियां झुंड में रहेगी, और एकल प्रावस्था में कैसे रहेगी? अकेली रहेगी। अब मान लो कि टिड्डी कोई मनुष्य है, ठीक है, मान लो, मान नहीं है वैसे, नहीं बन सकते, पर मान लिया कि टिड्डी क्या है? मनुष्य है। तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी प्रावस्था होगी जो कि अनुकूल वातावरण की परिस्थिति में मिलेगी? मतलब जब वातावरण परिस्थिति हमारे लिए अच्छी है, तो कौन सी प्रावस्था मिलेगी इनमें से? सोच के बताओ। अगर आपके आसपास वातावरण अच्छा है तो आप सभी घूमने जाओगे, ठीक है। घूमने के अकेले चले जाओगे क्या? तो अपने दोस्तों के साथ जाओगे। तो जब अनुकूल वातावरण जो हमारे पास है, वातावरण कैसा होगा बेटा? अनुकूल वातावरण, ठीक है। अनुकूल वातावरण की जब परिस्थिति होगी तो उस समय पर कैसी प्रावस्था मिलेगी बेटा? युति प्रावस्था, ठीक है। और अनुकूल की जगह हम बात करें कौन सी होगी बेटा? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल वातावरण की अवस्था में कौन सी मिलेगी? एकल प्रावस्था मिलेगी। सेकंड हम बात कर ले इसके अंदर, अगर आपके साथ कई दोस्त हैं और आपको कहे कि चलो पैदल चलते माता जी के यहाँ, तो जा सकते हो। लेकिन अकेले कहे कि तू अकेले चला जा, हम पीछे आ रहे हैं, तो जा सकते हो क्या? नहीं। तो हम कह सकते हैं बेटा ये जो हमारी युति प्रावस्था है, ये क्या करती है? अधिक दूरी तय कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? अधिक दूरी तय करती है, ठीक है। और ये दूरी कई हजारों किलोमीटर की हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें एकल प्रावस्था की, तो ये अधिक दूरी नहीं, ये बहुत ही कम दूरी तय कर सकती है। और ये दूरी जो है वो कुछ किलोमीटर्स की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके अंदर हम बात करें बेटा कि अगर आप खाना खाने के लिए बैठे हो और आप अकेले खाना खा रहे हो, तो जितना मन होगा उतना खा लोगे, उससे कम भी खा सकते हो। लेकिन अगर आप सभी झुंड में बैठ गए, एक ग्रुप में बैठ गए और पार्टी करने चले गए, तो उस टाइम पर तुम ज्यादा खाओगे कम खाओगे? जी भर के खाओगे, पेट भर के खाओगे कि नहीं अब तो खाने तो अच्छे से खाएंगे आज तो वही चीज इनके साथ होती है बेटा। जब ये युति प्रावस्था में होती है तो सब एक साथ डिनर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ज्यादा खाएंगे। ज्यादा खाएंगे तो नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। तो हम कह सकते हैं बेटा जो अधिक क्षतिकारक अवस्था है, कैसी है बेटा? अधिक क्षतिकारक प्रावस्था जो है वो कौन सी है बेटा? युति प्रावस्था। और अगर हम बात करें जो कम क्षतिकारक अवस्था है, वो कौन सी होगी हमारी? एकल प्रावस्था, क्योंकि यहाँ बेचारे अकेले हैं, थोड़ा सा खाना खाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर ले बेटा, हमें यहाँ पे याद क्या रखने? कलर याद रखने हैं, ठीक है। इसका जो कायांतरण था वो कैसा था? अपूर्ण था। कैसा था? अपूर्ण। तो इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा? अंडे के बाद निम्फ मिलेगा, निम्फ के बाद क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। तीनों हमारी खत्म हो गई। इसके अंदर भी हम बात कर ले तो इसके अंदर भी निम्फ बनेगा, निम्फ के बाद क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। लेकिन अगर बात करें कि कोई झुंड में एक साथ हमेशा रहते हैं तो उनके चाल ढाल अलग होती है, उनका रंग अलग होता है। लेकिन कोई अकेला रह गया बेचारा तो वो दुखी उदास हो जाता है, उसका रंग अलग हो जाता है। आपको भी मैं कह दूं कि पूरी क्लास नहीं, तुम अकेले पढ़ो और मैं तुम्हें अकेला पढ़ा रहा हूं, तो तुम अकेले पढ़ लोगे क्या? नहीं पढ़ सकते ना। अगर मुझे कहे कि सर क्लास में कोई नहीं, आप अकेले पढ़ाओ, तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन उस समय पर बेटा ऐसा जो आनंद है वो नहीं आता कि इतने सारे बच्चे बैठे हुए हम बात कर रहे हैं आपस में, वो चीज नहीं होती, ठीक है। सिर्फ कैमरा है और उसके सामने हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज भी काफी अच्छी होती है क्योंकि हम उससे ना जाने कितने बच्चों से जुड़ते हैं। लेकिन एक लाइव जो सामने अपन है, एक पूरा का पूरा अपना ग्रुप है, इसके अंदर काफी अच्छा रहता है। तो उस समय पर रंग हमारी चाल ढाल अलग ही होती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही है बेटा, जब ये निम्फ होते हैं किसमें? युति प्रावस्था में। किस प्रावस्था में? युति प्रावस्था में झुंड में,
तो इनके जो निम्फ है वो किस रंग के होते हैं बेटा? काले रंग के होते हैं। किस रंग के? लेकिन जब बात करते हैं इनके वयस्क, तो इनके वयस्क किस रंग के होते हैं? अभी मैंने बताया था। वेरी गुड। कौन से रंग के? पीले रंग के होते हैं। लेकिन जब ये एकल प्रावस्था में आ जाते हैं बेचारे, तो उस समय पर इनके जो निम्फ है वो किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। किस रंग के? हरे रंग में आने का कारण क्या है बेटा? ये कारण है कि इनको अपने शत्रुओं से बचना पड़ता है। ठीक है, अगर ये 10 करोड़ 4 करोड़ एक साथ आ गए, तो बीच में कोई चील या बाज भी आ गया तो वो बेचारा इनको देख के खुद ही भाग जाएगा, है ना? तो लेकिन अगर ये अकेला मिल गया तो फिर कोई इसको नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने दुश्मनों से बचने के लिए ये अपना रंग कैसा कर लेता है बेटा? हरे रंग का, ताकि ये पौधों के बीच में छिपकर रह सके। और अगर बात करें वयस्क की, तो वयस्क का रंग कैसा होता है? भूरा रंग, जो सूखी पत्तियों सूखी टहनियों के बीच में रह सके। तो ये कारण है कि इनका रंग जो है वो क्या होता है बेटा? बदल जाता है। क्लियर है चीज? अब कोई डाउट इसके अंदर? ओके, चलिए तो बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।